स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ जियोग्राफी का एक टॉपिक है वेदरिंग, इसको डिस्कस करूंगा। वेदरिंग की इस लेक्चर में मैं डेफिनेशन के साथ टाइप जो है मैकेनिकल वेदरिंग वो डिस्कस करूंगा। तो शुरू करता हूं मैं लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपके साथ वेदरिंग की डेफिनेशन डिस्कस करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वेदरिंग जो है ना, एक ऐसा अमल है जिसके जरिए रॉक्स की मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन या केमिकल डीकंपोजिशन होती है, जिसके नतीजे में रॉकी मटेरियल जो है उनका कोहेरेंस जो है, जुड़ाव जो है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन जो है वो टूट जाता है और ये रॉक्स छोटे छोटे स्मॉल कंपोनेंट्स में तकसीम हो जाते हैं। यानी कि ऐसा अमल जिसके जरिए रॉक्स की कोहेरेंस टूट जाती है और वो छोटे छोटे पीसेस या कंपोनेंट्स में तकसीम हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं वेदरिंग। अब मैं इसकी डेफिनेशन यहां पर पढ़ के आपको बता दूं। द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डीकंपोजिशन के केमिकल डीकंपोजिशन और मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन पर मुश्तमिल एक ऐसा प्रोसेस, मैकेनिकल इंटीग्रेशन और केमिकल डीकंपोजिशन ऑफ रॉक्स का एक ऐसा प्रोसेस जिसके नतीजे में रॉक्स का जो कोहेरेंस है वो डिस्ट्रॉय होता है एंड ब्रेक देम इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स कॉल्ड वेदरिंग। तो ये डेफिनेशन आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। उसके बाद मैं आपको इसकी टाइप्स बताता हूं। मैकेनिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग जो है ना, मैकेनिकल वेदरिंग इज ए फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, physical disintegration of rock material without any change in its chemical decomposition। उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेदरिंग। यानी मैकेनिकल वेदरिंग में रॉक की फिजिकली डिसइंटीग्रेशन होगी लेकिन केमिकल डीकंपोजिशन में उसकी कोई चेंजिंग नहीं होगी। फिजिकली डिसइंटीग्रेट होंगे विदाउट एनी चेंज इन इट्स केमिकल डीकंपोजिशन, केमिकल डीकंपोजिशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो प्राइमरी प्रोसेस जो है हमारे पास मैकेनिकल वेदरिंग में वो अब्रेशन है। क्या है? अब्रेशन है, जो के वजह बनता है जो हमारे पास रॉकी पार्टिकल्स हैं, रॉक्स पार्टिकल हैं, उनके साइज को रिड्यूस करने की वजह बनता है। अब्रेशन के नतीजे में रॉक पार्टिकल का साइज जो है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस। सबसे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग बताता हूं। तो इसमें पहले नंबर पर जो है वो है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन फॉर मैकेनिकल वेदरिंग उस एरिया में होता है जहां पर हायर डे टेम्परेचर होता है और नाइट टेम्परेचर बहुत ही कम यानी नाइट कूल होती है। ये अमल आमतौर पर डेजर्ट एरियो में हमें देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले मैंने फिगर बनाई है सन की, दूसरी नाइट की, तीसरी एक जेनेरिक फिगर है। ये सबसे पहले सन में क्या होता है? ड्यूरिंग द डे टाइम, डे टाइम के अंदर ये हमारे पास रॉक है। डे टाइम के अंदर रॉक की जो लेयर्स हैं वो हीट अप होती हैं। रॉक की ये लेयर्स दिन की रोशनी और उसके टेम्परेचर की वजह से हीट अप होती है, जिसके नतीजे में वो एक्सपैंड हो जाती है। ये जो एक्सपेंडेशन होती है ये रॉक की लेयर को फोर्स करती है टू मूव टुवर्ड्स आउटवर्ड। तो ये एक्सपेंडेशन जो है ये रॉक की सरफेस को आउटवर्ड मूव करती है, जैसा कि आप यहां पर लगे हुए एरोस की मदद से देख सकते हैं। उसके बरक्स अब हम बात करते हैं नाइट की। नाइट के दौरान जो है टेम्परेचर चूंकि बहुत कम होता है, वो रॉकी मटेरियल जो कि दिन की रोशनी की वजह से हीट अप हुआ था वो हो जाएगा कूल डाउन। ड्यूरिंग द नाइट टाइम रॉक्स मटेरियल कूल्स डाउन। जब रॉक्स मटेरियल कूल डाउन होगा तो उसकी जो सरफेस है यहाँ पे दिन में क्या होती थी? एक्सपैंड होती थी, और नाइट में रॉकी मटेरियल की सरफेस जो है वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो इनवर्ड पुल होगी। यहाँ पे गर्म होने की वजह से, एक्सपैंड होने की वजह से आउटवर्ड मूवमेंट होती थी रॉक सरफेस की, और यहाँ पर लोअर टेम्परेचर होने की वजह से सरफेस जो है रॉक की वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और इनवर्ड पुल होती है, यानी अंदर की तरफ आती है। तो इसी तरह इन कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का ये सिलसिला कुछ अर्सा जब जारी रहता है तो उसके नतीजे में, ठीक है, उसके नतीजे में इवेंचुअली जो है वो रॉक, उसकी रॉक की लेयर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं। इस फिगर में मैं आपको ये बता रहा हूं कि आफ्टर सम टाइम ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रॉक्स, के रॉक्स की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कुछ अरसे तक मुसलसल होने की वजह से, ठीक है, रॉक लेयर जो है वो इवेंचुअली कुछ पॉइंट्स से जो है वो ब्रेक अप हो जाएगी एंड थिन रॉक्स पील ऑफ, और रॉक्स के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो छिलकों की शक्ल में नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो मैकेनिकल वेदरिंग की टाइप है वो है फ्रोस्ट वेजिंग। फ्रोस्ट वेजिंग जो है ना, आज भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है फॉर द वेदरिंग ऑफ नॉन पोरस रॉक्स। तो ये फ्रोस्ट वेजिंग होती कैसे है? सबसे पहले आप देखेंगे कि ये हमारे पास है एक रॉक का मटेरियल, एक रॉक लेयर है, रॉक सरफेस है या रॉक का माउंटेन है, ठीक है। तो इस जगह पे ना थोड़ा सी जगह नीची है। ये सरफेस स्मूथ है और ये भी स्मूथ है। इन दोनों स्मूथ सरफेसेस के दरमियान थोड़ी सी जगह नीची है। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी आपको पता है यहाँ पे उसने इकट्ठा हो जाना है। तो पहली शक्ल में आप देखेंगे रेन वाटर कलेक्ट्स इन एयर क्रैक। तो यहाँ पे जो क्रैक है रेन वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। अब दूसरी फिगर में मैं आपको बताता हूँ, जब सर्दियों में या कूलिंग की वजह से टेम्परेचर इस जगह का 0 डिग्री या बहुत ही कम होगा तो यहाँ पर मौजूद पानी जो है वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब पानी फ्रीज होगा तो बर्फ की शक्ल बना लेगा। तो जाहिर है जब पानी फ्रीज होता है तो वो एक्सपैंड होगा। जब यहाँ पर मौजूद पानी बर्फ बनकर एक्सपैंड होगा तो ये इन क्रैक्स को इस तरफ आउटवर्ड जो है वो फोर्स लगाकर मूव करेगा। जब ये क्रैक्स बर्फ के एक्सपेंडेशन, बर्फ की वजह से या पानी की एक्सपेंडेशन की वजह से आउटवर्ड मूव होगा तो ये क्रैक मजीद बढ़ेगा, क्योंकि जो पानी का प्रेशर है ये क्रैक्स को दोनों तरफ जो है वो धकेलेगा, जिसके नतीजे में क्रैक्स
आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाएगा। अब चूंकि ये क्रैक्स मुसलसल बड़ा होता जाएगा तो उसके नतीजे में जब रिपीटेड फ्रीजिंग कंटिन्यूसली जारी हो रहेगी तो इसके नतीजे में जो रॉक जो है वो इवेंचुअली ब्रेक अप हो जाएगा, यानी ये वाला टुकड़ा जो है ये यहाँ पर नीचे गिर जाएगा। तो इस तरीके से होगी हमारे पास मैकेनिकल वेदरिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रोस्ट वेजिंग। तो वाटर जो है वो 9% तक एक्सपेंड हो सकता है व्हेन इट फ्रीज। तो तीसरे नंबर पर हमारे जो पास जो मैकेनिकल वेदरिंग की किस्म है वो है हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन जो है वो किस तरह होता है कि जब वाटर रश इनटू क्रैक्स एंड जॉइंट्स ऑफ रॉक, जब पानी किसी भी रॉक के अंदर मौजूद क्रैक या ज्वाइंट के अंदर दाखिल होता है तो पानी की निचली सतह और क्रैक की ऊपर वाली सतह के दरमियान एयर बबल्स बनते हैं, यानी कि पानी यहां पर इकट्ठा हुआ, ये क्रैक का ऊपर वाला हिस्सा है, ये पानी का निचला हिस्सा, तो पानी के नीचे और क्रैक के ऊपर इस जगह पर क्या बनेंगे, एयर बबल बनेंगे। ये वाले जो यहां पर एयर बबल बनेंगे ये रॉकी मटेरियल को नीचे से कंप्रेस करेंगे। जब ज़ाहिर है पानी का प्रेशर ऊपर आएगा तो ये नीचे से कंप्रेस करेंगे और रॉकी मटेरियल को, जिसके नतीजे में रॉकी मटेरियल के क्रैक्स जो है वो मजीद बढ़ेंगे और रॉकी मटेरियल जो है या रॉक की जो बॉडी है वो वीक होगी। इवेंचुअली अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा तो उसके नतीजे में इवेंचुअली रॉकी मटेरियल ब्रेक्स डाउन। तो ये होता है हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन में क्या होता है कि वाटर जो कि क्रैक्स और ज्वाइंट ऑफ रॉक के अंदर दाखिल हुआ उसकी निचली साइड और क्रैक या ज्वाइंट की ऊपर वाली साइड के दरमियान जो एयर बबल बनता है वो एक्सपैंड होता है और रॉक की सरफेस को उस जगह पर कमजोर करता है। लास्ट में हमारे पास है मैकेनिकल वेदरिंग की टाइप सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन जो है ये भी बेसिकली हमारे पास रॉक्स की डिसइंटीग्रेशन की एक कॉज है। जब सलाइन सॉल्यूशन जो है क्रैक्स और ज्वाइंट के अंदर सीप करेगा, जब सलाइन सॉल्यूशन सीप करेगा किसी भी रॉक की क्रैक या ज्वाइंट के अंदर, ठीक है, सलाइन सॉल्यूशन ने इसमें सीप कर दिया तो जब गर्मी पड़ती है तो पानी जो है ये बुखारात बनकर चूंकि ऊपर उड़ जाएगा और उसके नतीजे में जो साल्टी मटेरियल है वो यहां पर नीचे बच जाएगा। जब साल्टी मटेरियल नीचे बच जाएगा उसको हम बोलते हैं साल्ट क्रिस्टल, ठीक है। तो उसके बाद पानी जो कि बुखारात बनकर इवेपोरेट होकर ऊपर उड़ गया तो उसके नतीजे में जो हमारे पास साल्ट क्रिस्टल बचा वो जब हीट अप होगा, साल्ट क्रिस्टल जब हीट अप होगा तो ये एक्सपैंड करेगा, दोनों तरफ आउटवर्ड प्रेशर देकर एक्सपैंड करेगा, एक्सर्टिंग प्रेशर आउटवर्ड। तो इसी तरह एक्सपैंड होती जाएगी, रॉक की लेयर होती जाएगी, जिस तरह ये दूसरी में कुछ एक्सपैंड हुई तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ये वाली जो रॉक लेयर है ये टूट जाएगी, इवेंचुअली ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो मोस्ट इफेक्टिव डिसइंटीग्रेशन सॉल्ट्स जो हैं उसमें मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, नाइट्रोजन सल्फेट है। तो ये सॉल्ट्स जो हैं ये रॉक की सरफेस को 3 टाइम या 3 से ज्यादा टाइम तक भी एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको मैकेनिकल वेदरिंग और उसकी टाइप्स के साथ साथ वेदरिंग की डेफिनेशन बताई। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।